हेलो। हाँ। हाँ, मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है। क्या फोरकास्ट वगैरह है बारिश की? मैं सोच रहा था निकलता हूँ ज़रा ऑफिस से, कुछ हाफ डे वगैरह लेता हूँ ज़रा। चलते हैं, बच्चों बच्चों को लेके घूमने चलते हैं, आता हूँ घर। तुम एक काम करो, तुम कुछ पकौड़े वकौड़े बना लो, बेसन की रोटी वगैरह, बड़ा अच्छा लगता है बारिश का मौसम हो तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं खाने में, है ना? बस मैं आ रहा हूँ हाफ डे लेके, बस। चलो, ओके। हेलो। हाँ। क्या वो बादल आ रहे हैं? नहीं भाई, नहीं नहीं, मैं नहीं निकल सकता। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, बादलों की न्यूज़ पे मैं निकला ऑफिस से, उसके बाद रास्ते में बारिश हुई है, नाला सड़क पे, सड़क नाले में, और मैं बाइक के साथ नाले में बह गया था। मैं ऑफिस में रुक जाऊंगा, मैं नहीं निकल रहा इस वक्त घर आने के लिए, बिल्कुल भी। भाई जहर खा लेंगे, रहने दो, नहीं पकौड़े वकौड़े जो बनाए बच्चों को खिला दो, बस नहीं आना, ऑफिस में ही रुकना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आला पॉड। इस दुआ के साथ कि इशरत हाल, नेक अहवाल, बुलंद इकबाल, रिज़्क़ हलाल, उम्दा बोल चाल खुदा से पाएँ हम और हमारे अहलो अयाल, और हमारे मुल्क को भी हो नसीब सर बुलंदी, सरफराजी और उरूज व कमाल। तो कहिए आमीन और शुरू करते हैं आज की आला एपिसोड। क्या आपने कभी किसी ऐसी मुकाबले का या रेटिंग का सुना है जिसमें कोई भी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे ना आ सका हो? अ, इस बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको ज़रा माजी में लेकर जाऊँ। अगर 90 की दहाई में एक बच्चों का प्रोग्राम आता था, कैप्टन प्लैनेट, जो कि माहौलियाती आलूदगी और पोल्यूशन के बारे में बच्चों को बताता था और किस तरीके से उनको रोका जा सकता है, उस बारे में उसमें बात होती थी। लेकिन मेरे ख़्याल से उस वक्त तक माहौलियाती आलूदगी जो है वो अपने असरात फैला चुकी थी, और दैट वाज टू लेट एक्चुअली फॉर दैट प्रोग्राम। उससे प्रीवियस जनरेशन को अगर उस हवाले से एजुकेट किया जाता तो शायद ज़रा ज़्यादा बेहतर था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग एक मुसल्लमा हकीकत है। इसके ऊपर दुनिया के तमाम ममालिक में और हर फोरम पे बात हो रही है, और क्योंकि इसके असरात, पहले ये एक किताबी सी बात लगती थी, लेकिन अब इसके असरात ग़ालिबन दुनिया में मौजूद और हर ख़ित्ते में मौजूद हर इंसान, हर जानदार जो है वो महसूस कर रहा है। आप पिछले 6 माह के ही अगर न्यूज़पेपर्स देख लें और सोशल मीडिया को भी फॉलो कर लें तो उसमें आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में भी सर्दियाँ किस तरीके से, बर्फ़बारी जो है वो शुमाली इलाका जात में ज़रा देर से हुई है, और जो गर्मियों की सिचुएशन है बड़े शहरों में, कराची में या दीगर शहरों में, वो भी आपके सामने। इसके अलावा आप पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं तो जिस तरीके के सैलाब और बारिशें हो रही हैं दुनिया भर में, बिलखुसूस सऊदी अरब में भी जिस तरीके के जो हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में आ रहे हैं बारिशों के तूफ़ान, और जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग और सारी ये सब चीज़ें जो हैं आफतें आ रही हैं। अच्छा, लोग तो इसको जो है वो मंसूब करते हैं, रिलेट कर देते हैं कि जी हाँ, क़यामत के आने से पहले की निशानियों में से एक है कि मक्का की सरज़मीन जो है वो सब्ज़ हो जाएगी, सरसब्ज़ हो जाएगी, बारिशें ज़्यादा होंगी। तो ये देखिए, कोई एक्साइटमेंट की बात थोड़ी है यहाँ पे। तो अल्लाह माफ़ करे, मिनहसुल कौम लोगों का एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि दज्जाल भी आने के बाद किसी मॉर्निंग शो में बैठा हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। ये चीज़ें इबरत पकड़ने की हैं, इनसे जो है वो इंसान को सबक लेना है और अपने मामलात को दुरुस्त करना है। बहरहाल आज के दौर में क्लाइमेट चेंज जो है वो एक मुसल्लमा हकीकत है। ये एक अजदा है जो मुँह खोले हम सब की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और अफसोस की बात यह है कि हम इस अजदहे से अब जान नहीं छुड़ा सकते। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ मुश्तरका काविशों की बदौलत, जो कि इंडिविजुअल ने भी करनी है और हुकूमत ने भी करनी है और दुनिया ने भी करनी है, मिल के करनी है, इस अजदहे की जो स्पीड है हम तक आने की, उसको शायद हम स्लो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। पहले तो ये कि आसान अल्फाज में बता दूं कि क्लाइमेट चेंज है कि आप यूँ समझें कि ये मुस्तकिल तौर पे इंसान की जो पिछले 200 साल में हरकतें हैं, शदीद इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो इंसान गया है और तरक्की के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर लिया है, तो उसकी ये कीमत है
जो कि माहौल को नुकसान पहुंचा चुकी है, और अब हमारी आने वाली नस्लों को और हमें भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप यूँ समझ लेंगे जैसे अगर किसी इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत मुस्तकिल तौर पे बढ़ जाए कुछ डिग्री सेंटीग्रेड, या वो मुस्तकिल बुखार की कैफियत में रहने लगे, तो क्या वो नॉर्मल सेहतमंद इंसान की तरह रूटीन फंक्शन कर सकेगा? यकीनन नहीं। बल्कि इस बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से उसके जो दीगर जिस्मानी आज़ा हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, और वो भी अपना काम करना छोड़ देंगे आहिस्ता आहिस्ता, जिसके नतीजे में जो है उस इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। यही चीज़ ज़मीन के साथ है क्लाइमेट चेंज की सूरत में, कि जो ज़मीन का दर्जा हरारत इस वक्त हम बढ़ा चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और उसमें ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, जो कि शदीद इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल और जंगलात की कटाई, इसमें एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर है जिसने ज़मीन के माहौल को मुतासिर किया हुआ है। अब देखें इसके जो असरात हैं, जैसे मैंने बताया कि एक इंसान की मिसाल देते हुए कि ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है इसका, इसके अलावा जो है उसी वजह से जो हम देखते हैं कि ये शदीद किस्म के वेदर इवेंट्स आ रहे हैं दुनिया भर में, सैलाब आ रहे हैं, कहीं पे क़हत साली हो रही है। सी लेवल जो है इससे बढ़ रहा है, दरियाओं का जो पानी है, यानी ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं, तो यकीनन वो बह के जो है वो फिर दरिया में और फिर समंदर का हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो समंदरों की सतह है वो बुलंद हो रही है, और ये जो है साहिल समंदर पे जो शहर आबाद हैं उनके लिए बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है। ना सिर्फ साहिल समंदर पे आबाद शहरों के लिए, बल्कि यकीनन जब समंदर के पानी की सतह बढ़ती है तो जो फ्रेश वाटर है, यानी कि जो काबिल इस्तेमाल पानी है, जो दरिया है या नहरें वगैरह हैं, उनमें भी खारे पानी की मिलावट ज़रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से काबिल इस्तेमाल पानी जो है उसकी जैसे जैसे तादाद कम होगी तो फिर वो ना फसलों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ना किसी चरिंद परिंदा इंसान के लिए। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से बड़ी डेस्परेट एफर्ट्स हो रही हैं ग्लोबली भी, और अब मुल्कों में भी बात हो रही है, पाकिस्तान में भी हर सतह पे बात हो ही रही होगी, होती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वगैरह हम देखते हैं। इसका सबसे बड़ा जो इस वक्त कैटलिस्ट रोल प्ले किया है इस सब के पीछे, वो है 2015 में होने वाला पेरिस एग्रीमेंट, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और इसमें जो है तमाम जो ममालिक हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हुए। 190 ममालिक, यानी पूरी दुनिया के ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए कि एक वाहिद एजेंडा पेरिस एग्रीमेंट का है कि दुनिया का जो बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है इसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने देना, यानी कि जो इजाफ़ा है उस इजाफे की शरह 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने देनी। इसकी मैक्सिमम जो इजाफे की शरह है वो टेम्परेचर की, एवरेज टेम्परेचर की, वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके अंदर रखनी है। वो क्यों रखनी है इसके ऊपर भी मैं बताता हूँ। इसके अलावा जो पेरिस एग्रीमेंट है उसने ये बात भी की कि मुख्तलिफ जितने भी ममालिक हैं उनको पाबंद इसमें किया गया कि वो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी एनडीसीज़ जो हैं वो सबमिट करेंगे उसमें, जिसमें उनका प्लान होगा कि वो किस तरीके से अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर रहे हैं, किस तरीके से नेट ज़ीरो को अचीव कर रहे हैं। और नेट ज़ीरो क्या चीज़ है? नेट ज़ीरो जो है वो आप यूँ समझ लें कि जो माहौल के ख़िलाफ़ जो, यानी कि माहौल दुश्मन जो गैसेस हैं जिनका अखराज इंसान कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अपनी इन गलतियों की वजह से कि जंगलात की कटाई वगैरह, तो उनके अखराज को बैलेंस कर दिया जाए रीन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल से, सोलर पैनल्स के इस्तेमाल से या विंड एनर्जी के इस्तेमाल से, या इस तरीके के और जो दीगर हैं, या जंगलात की ज़्यादा उसमें जंगलात वगैरह लगाए जाएँ। तो नेट ज़ीरो के ऊपर उनको करना है और जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ाना है, और अपने इस हवाले से जो उन ममालिक ने इक़दाम लेने हैं 2030 तक का उनका टारगेट वो उनको सबमिट करना है। तो ये एनडीसीज़, पाकिस्तान ने भी कुछ एनडीसीज़ डिसाइड किए हुए हैं, वो मैं ये नीचे लिंक आ रहा है, इसके ऊपर आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि जी लॉस एंड डैमेज जो है माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो उस इलाके में, ख़ित्ते में जो लॉस हुआ है उसको रिपोर्ट करें वो ममालिक, ताकि जो है उसके हवाले से भी जो है फंडिंग या कोई अगर नॉन फाइनेंशियल एक्शन लेने की ज़रूरत है तो वो लिए जाएँ। और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इस तमाम प्रोसेस के जो
पीछे कार फरमा होंगी चीज़ें, उनको बड़ा ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा और अकाउंटेबल रखा जाएगा, ताकि क्योंकि अब ये देखें, ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है, माहौल की तब्दीली, माहौल की तबाही एक मुल्क का, एक खित्ते का मसला नहीं है। इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट के साथ अकाउंटेबल रखना भी ज़रूरी है कि किसी एक मुल्क की गलतियों की वजह से या ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की वजह से उस पूरे खित्ते के ऊपर असर हो सकता है। मिसाल के तौर पे अब आप यही देख लें कि जो ये माहौलियाती तब्दीलियां हैं, इन्होंने जो आर्कटिक का ख़तरा है उसमें क्या हुआ है कि उसमें जो है दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है जो समंदर की बर्फ़ है वो पिघल रही है, समंदर की बर्फ़ और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यानी कि जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो तबाह होती जा रही है। इसके अलावा जो सब सहारन अफ्रीका है वहाँ पे क़ैद सालियाँ हैं, वहाँ पे जो हैं वो पानी की कमी है, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, जिसने जो है लाखों लोगों को जो आदमजाद हैं वहाँ पे उनको और इसके अलावा जानदारों को भी मुतासर किया हुआ है। साउथ एशिया की बात करें तो जी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और पाकिस्तान वो ख़ित्ता है दुनिया का जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि फ्लैश फ्लडिंग का भी ख़दशा है इस साल भी, बल्कि माहिरीन ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। और यकीनन अगर ये हिमालयन रीजन के जो ग्लेशियर्स हैं अगर ये पिघलने की इनकी शरह ज़्यादा रही तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश यकीनन इससे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक होंगे। इसके अलावा लैटिन अमेरिका में जी देखें जंगलात की कटाई है, और अमेज़ॉन के जो वाइल्ड फायर्स हैं जो कि माहौल की गर्मी की वजह से जो है लगती हैं वहाँ पे, और क़ैद साली है। फिर पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं उनमें क्या हो रहा है कि जी उनमें भी समंदरी पानी के जो लेवल्स हैं, सी लेवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, साइक्लोन्स ज़्यादा आ रहे हैं, और इसके अलावा जो है जो नमकीन पानी है वो उसकी तादाद बढ़ती जा रही है और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो रही हैं। मिडिल ईस्ट की हम बात अभी कर चुके प्रोग्राम के शुरू में, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में भी जो है वो क़ैद सालियाँ और हीट वेव्स जो है वहाँ पे बढ़ रही हैं। मेडिटेरेनियन में भी क़ैद सालियाँ हैं और जंगलात की जो है वो आग है जो कि कुदरती तौर पे लगती है गर्मी की, खुश्की की रगड़ की वजह से, और हीट वेव्स आ रही हैं जो इन्होंने ग्रीस, टर्की और इटली जैसे ममालिक तक को भी मुतासिर किया हुआ है। तो अब देखें, ये तो बात थी सारी डैमेज की जो कि हम कर चुके हैं अपने माहौल को, अपनी गलतियों और नाअक़बत अंदेशियों की वजह से कि हम एक उसकी हालांकि अब तो ऑर्गेनाइजेशंस भी ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करती हैं, माहौल की सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन बहरहाल बात वही है ना कि डैमेज तो जी हो गया। अब आप सिर्फ वो जो बला आपकी तरफ आ रही है उसकी स्पीड को ही कम कर सकते हैं, उस बला को ख़त्म नहीं कर सकते। तो अब तक हमने जो बात की वो थी उस डैमेज की, जो डैमेज हो चुका, और फिर उसके बाद दुनिया 2015 में जमा होती है, पेरिस एग्रीमेंट होता है और उसमें ममालिक को जो है टारगेट्स दिए जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि किन ममालिक को जो है एक रेटिंग देते हों कि भाई कहाँ पे कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट का रिस्क है, और जो टारगेट पेरिस एग्रीमेंट के तहत या उन कंट्रीज़ ने अपने आप को जो सेल्फ अकाउंटेबल किया है एनडीसीज़ बना के, उसके तहत उनकी परफॉर्मेंस को मेजरमेंट के कोई क्राइटेरिया हैं तो बिल्कुल यकीनन है। इसमें जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स होता है एक, जो कि जर्मन वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक की जो यानी वो माहौलियाती तब्दीलियों, माहौलियाती ख़तरे से जो रिस्क है उन ममालिक का, उस रिस्क की बेसिस पे उनको रेट करता है, जिसमें सैलाब आ गए, जिसमें ज़लज़ले हो गए, हीट वेव्स हो गई, तूफ़ान वगैरह हो गए। दूसरी इसके ऊपर है जी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI। ये भी जर्मन वॉच की बनाई हुई एक इंडेक्स है जो कि जैसे शुरू में भी मैंने बात की, बार बार जिक्र आ रहा है, एनडीसीज़ और उस हुकूमत की इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को मेजर करने की ये रेटिंग है CCPI। वो ये देखता है, उसमें 3 कैटेगरीज़ में उन्होंने डिवाइड कर दिया, जिसको उसमें वो उसकी क्लाइमेट पॉलिसीज़, जो करंट एनर्जी यूज़ है वो, पर कैपिटा एनर्जी यूज़, एमिशंस वगैरह, इसका भी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगा, ये अगर कोई इसको डिटेल में रेफ़र करना चाहे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कन्वर्जन की जो उस मुल्क की एफ़र्ट्स हैं और जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उसमें रिन्यूएबल और फॉसिल बेस्ड जो एनर्जी है उसका डिवीज़न क्या है, उसकी बेस पे रेट करता है। तीसरा जी आता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ ने डेवलप किया है, जो कि ये ममालिक की इन्वायरमेंटल हेल्थ
उनका क्लाइमेट चेंज एयर क्वालिटी एंड वाटर मैनेजमेंट को मेजर करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स से यकीनन आप सब लोग बहुत वाकिफ़ होंगे। पाकिस्तान में इसका बड़े पिछले कुछ अरसे से ट्रेंड आया हुआ है, स्पेशली लाहौर में जब स्मॉग आता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का बड़ा चर्चा होता है सोशल मीडिया पे वहाँ। और कराची की भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वैसे पाकिस्तान AQI में ग़ालिबन दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की जो बात है वो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम ने डेवलप किया है, और ये भी जो है ये एक मुल्क माहौलियाती तब्दीली के कितने रहमो करम पे है, कितना वल्नरेबल है, उसको मेजर करता है। फिर पांचवा ग्लोबल एडॉप्शन इनिशिएटिव है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम की ही डेवलपमेंट है, और ये जो है एक मुल्क की, मखसूस मुल्क की उस क्लाइमेट चेंज के जो एडाप्टेशन है उसकी कितनी परसेंटेज है वो मेजर करता है कि जी इन्होंने कितना अपने जो नेशनल पैटर्न है एनर्जी यूज़ का, कंजम्पशन का और कार्बन फुटप्रिंट छोड़ने का, उसके ऊपर इन्होंने कितना काम किया है, कितनी अडेप्टेबिलिटी दिखाई है। फिर आता है जी क्लाइमेट रेजिलियंस इंडेक्स CRI, जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो डेवलप किया है, और ये एक मुल्क की जो रेजिलियंस है क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स रिलेटेड उसको मेजर कर रहा होता है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल आप सबके जहन में यही होगा कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो है वो इन सब रेटिंग्स में कहाँ पे फॉल करता है। तो EPI इंडेक्स जो मैंने अभी आपको बताई, तो जी 180 ममालिक में से 2022 की ये रेटिंग है। 180 ममालिक में से जनाब पाकिस्तान जो है वो 180 नंबर पे है, यानी सबसे लास्ट है जो इसकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है। CRI की जो बात की जी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो पाकिस्तान उसमें 140 मुल्कों में से जो है वो 5वें नंबर पे, यानी बहुत ज़्यादा हाईली रिस्क एक्सपोज्ड कंट्री हो गया है। CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि क्या कोई ऐसा आप जानते हैं, कोई ऐसी मैट्रिक्स हो या ऐसा कंपटीशन हो जिसमें कोई मुल्क पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे ना आया हो, तो ये वो है जी। CCPI इंडेक्स जो है 2024 का, इसमें कोई भी मुल्क पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे जगह नहीं ले सका और डायरेक्ट चौथे से ही मामला शुरू हुआ है, और पाकिस्तान जो है इसमें फ़िलहाल 30वें नंबर के ऊपर है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में जी पाकिस्तान 160 में से 16वें नंबर पे है, जिसका मतलब है कि जी बहुत ही हाई वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज की जो नुकसानात हैं उनके हवाले से। फिर ग्लोबल एडाप्टेशन इनिशिएटिव में जो है वो 181 में से 137वें नंबर पे, और अलायंस कंट्री रिस्क रिपोर्ट ने पाकिस्तान को हाई रिस्क इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट रिस्क के ऊपर रेट किया है। तो ओवरऑल जनाब आप ये कह सकते हैं कि बड़ी नाजुक सूरत हाल है। तो डैमेज हैज़ बीन डन। अब करना क्या है, करना देखें, हर चीज़ करने वाली जो है वो हुकूमत के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती। अब सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर ही मुनसर होकर बैठे रहें कि कोई आएगा, कोई इदारा आएगा, वो हमें इस अजाब से या इस मुश्किल से निकालेगा। ये हमारा अब पर्सनल इशू है, हमारे आने वाली नस्लों का, हमारे बच्चों का ये ज़ाती मसला हो गया है, और हमें इसको ज़ाती कैपेसिटी में ही हल करना है। और मसला ये है कि हमारे यहाँ के अर्बन लाइफ स्टाइल ही इतने बदल गए कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए दरख्त लगाए थे, पेड़ लगाए थे, उनको हम काट चुके हैं, और उनको दरख्तों को, आंगन में लगे दरख्तों को काट के हमने कमरे बना लिए हैं एक्स्ट्रा, या पोर्शन बना लिए हैं, उनको रेंट पे दे दिया है। पेट भी तो पालना है, लेकिन उसकी एक जो माहौल की फिर कीमत है वो फिर चुकानी भी इसी तरीके से। फिर टिम्बर माफिया है, या इस तरीके से अगर आप नॉर्दर्न एरिया से चले जाएँ, खूबसूरत वादियाँ और जंगलात जो हैं वो अब काट के वहाँ पे टूरिज़म को डेवलपमेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए होटल्स बनाए दिए गए हैं। दरियाओं के बीच में जो है लैंड फिल करके, लैंड ग्रैब करके जो है वो होटल बना दिए गए। तो फिर होता ये है कि फिर जब सैलाब आता है, दरिया तो अपना रास्ता निकालता है, तो दरिया अपना रुख बदलेगा, तो फिर वो किसी जो है बस्ती को वीरान ही करेगा, या कोई जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है उसको ही तबाह करेगा। इसी तरीके से जो है आप ये देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है पाकिस्तान में, तो इस तरीके के जो मैकेनिज़्म हैं जो कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज को कंट्रोल करने या मेजर करने वाले, वो बहुत देर में आए हैं, और हमने अपने दरियाओं को और अपने समंदर को बहुत आलूदा कर दिया है। हद तो ये है कि लैंड ग्रैबिंग करके हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, और हमने अपने जंगलात भी काट दिए, एग्रीकल्चरल लैंड्स भी काट दिए, और अब समंदर की भी ज़मीन हम छीनते चले जा रहे हैं। तो इसकी किसी न किसी ने तो फिर कीमत चुकानी ही है।
अब दुनिया में जो इनफरादी तौर पे जो एक्शंस बताए जाते हैं कि एक शख्स अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए या अपना जो उसका शेयर है माहौलियाती आलूगी में उसको कम करने के लिए क्या कर सकता है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए फ़र्द वाहिद के तौर पे आप जो इक़दाम ले सकते हैं वो ये 10 पॉइंट्स आपके सामने हैं और आप इनको गूगल कीजिए। हर स्टेप से मुंसलिक और उससे रिलेटेड जो सब स्टेप्स हैं वो आपने कैसे लेने क्या करने ये पूरी स्ट्रेटजीज़ आपको मिल जाएंगी। मैं आपको सिर्फ जो है 10वें पॉइंट के ऊपर एम्फसाइज़ करूँगा कि जी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाइए, बल्कि जो लगे हुए दरख्त मिलते हैं बिलखुसूस नीम, बरगद, पीपल, अमलतास और गुलमोहर वगैरह, ये जहाँ पे भी मिलें इनको रुक के सलाम ज़रूर किया कीजिए। हाँ, अगर कभी किसी पेड़ पे से वालेकुम अस्सलाम का जवाब मौसूल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल हॉरर पॉडकास्ट का भी बड़ा एक ट्रेंड है, तो हम एक एपिसोड उस पर भी कर लेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, देखते रहिएगा आला पॉड। WWF के मुताबिक ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है तो ज़मीन में मौजूद तमाम किस्म की हयात को जिन ख़तरात का सामना हो सकता है वो इस तस्वीर में आपके सामने पेश हैं। हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगा लीजिए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।